हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, विज्ञापन संख्या 51, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के लिए ये बैच चल रहा है और इसमें हम यूनिट फोर्थ का मतलब है जो यूपीएचईएससी का जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके हिसाब से यूनिट फोर्थ मानव एवं पर्यावरण, इसे हम पढ़ रहे हैं। आपको सभी वीडियोस अगर यूनिट वाइज देखनी है तो हमारी जो प्लेलिस्ट है चैनल की वो बिल्कुल यूनिट वाइज अरेंज्ड है। सारे वीडियो जो आए हैं वो यूनिट वाइज ही हैं। तो यूनिट फोर्थ हम पढ़ा रहे हैं, मानव एवं पर्यावरण। अगर इस यूनिट की बात करेंगे तो इसमें जो सिलेबस है वो मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध, पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण, पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उपाय। अभी जो हम पढ़ रहे हैं हमने मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध मतलब इकोलॉजी पढ़ लिया है। पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण का मतलब है प्रदूषण, ये हम पढ़ रहे हैं, कारण भी और निवारण भी। पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उपाय हम ये बाद में पढ़ेंगे। चलिए, वर्तमान में मुख्यतः जो प्रदूषण है 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से ध्वनि प्रदूषण हम पढ़ चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में वायुमंडलीय प्रदूषण शुरू किया था, लेकिन वायुमंडलीय प्रदूषण पढ़ने के लिए वायुमंडल समझना जरूरी था। इसलिए इससे पहले वाली वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो लेक्चर 4 आपको दिखेगा, ये 5th है। उसमें आपको वायुमंडल की 5 परतों के बारे में हमने बताया है। पहली परत जो सबसे नीचे की है वो क्षोभ मंडल है, उससे ऊपर की समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर बाह्य वायुमंडल है, फिर बहिर्मंडल है। ठीक, तो जो आज हम पढ़ेंगे उसी को कंटिन्यू करेंगे उसके आगे से। जबकि वायुमंडलीय प्रदूषण हमें पढ़ना है तो वायुमंडलीय प्रदूषण केवल और केवल वायुमंडलीय जो परतें हैं 5 उनकी नीचे की 2 परतों में ही पाया जाता है। तो उन दो परतों में ही हम पढ़ेंगे। देखिएगा, हमने साफ तौर पे लिखा है वायुमंडलीय प्रदूषण में मुख्यतः क्षोभ मंडलीय तथा समतापीय मंडलीय प्रदूषण का अध्ययन किया जाता है। समझना, 2 ही हैं, उसके ऊपर का नहीं करते हैं। मतलब समुद्र तल से 50 किलोमीटर ऊपर, उससे ऊपर का नहीं करेंगे। ये क्षोभ मंडल है 10 किलोमीटर, उसके बाद 50 किलोमीटर तक आपका समतापीय मंडल है। चलिए पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा वाला पार्ट है वो है क्षोभ मंडलीय प्रदूषण, मतलब ट्रोपोस्फियर पॉल्यूशन। क्षोभ मंडल को हम क्या बुलाते हैं? ट्रोपोस्फियर इंग्लिश में बुलाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित अवांछनीय ठोस तथा गैस कणों के कारण क्षोभ मंडलीय प्रदूषण होता है। क्षोभ मंडल में निम्नलिखित मुख्यतः गैसीय तथा कणकीय प्रदूषण उपस्थित होते हैं। देखिएगा, वायुमंडल में ज्यादा गैस ही है जो पॉल्यूशन, जो प्रदूषक होती हैं, पॉल्यूटेंट होती हैं, गैसेस ही हैं। ठोस कण थोड़े कम होते हैं लेकिन होते हैं। चलिए पहले गैसीय वायु प्रदूषक की हम बात करेंगे, इसकी गैसियस वाले की। चलिए आगे बढ़ते हैं, गैसियस वाले हिस्से पर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको, मैं पहले बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम प्रोसीजर बताएंगे कि आपको सभी लेक्चर में यूज हुई पीडीएफ कैसे मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा, वैसे आप खुद ही नोट्स बनाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, ट्रोपोस्फियर मतलब नीचे वाली लेयर जो पृथ्वी के बिल्कुल पास में है, सबसे नीचे वाली है, उसमें गैसीय प्रदूषक वायुमंडल में ज्यादा होते हैं। तो मेनली गैसियस पॉल्यूशन भी आप इसे बुला सकते हैं। गैसियस वायु प्रदूषक में है सल्फर, नाइट्रोजन तथा कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोकार्बन, ओजोन तथा अन्य ऑक्सीकारक है, ये हैं। और कणकीय प्रदूषण में आइएगा तो कुछ धूल है, धूम कोहरा, स्मॉग बुलाते हैं, फॉग प्लस स्मोक, फुआरा धुआं आदि। तो ये था आपका क्षोभ मंडलीय प्रदूषकों के नाम। अब दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। अलग अलग मीन्स पहले गैसियस वायु प्रदूषक पढ़ेंगे, जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम कणकीय प्रदूषक पर आएंगे तो पूरा क्षोभ मंडल का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। फिर हम समतापीय मंडल का प्रदूषण पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पार्ट है। मतलब हमने उस तरह से बनाई है पीडीएफ कि आपको आसानी से समझ आए।
और ज्यादा बड़ा भी ना हो। सारी मेन चीजें ली गई हैं, चिंता ना करिएगा, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से है, अप टू द मार्क है। ठीक, तो आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो कि ये ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। किसी ने हमसे कमेंट में पूछा था, सर आपने क्या पिछले विज्ञापन संख्या 50 के लिए भी वीडियो बनाई थी, कितने क्वेश्चंस आए थे? ये किसी ने हमें पूछा था कमेंट के जरिए, इससे पहले वाली लेक्चर में था ये कमेंट। ये नाम था विनीता बंसल। हाँ, विनीता बंसल जी ने हमसे पूछा था, सर आपकी वीडियोस अच्छी हैं, बट क्या आप हमें बताएंगे कि आपने एडवर्टाइजमेंट 50 के लिए भी वीडियो बनाई थी? क्या कोई क्वेश्चन आपके नोट्स से आए थे? कितने % क्वेश्चंस आए थे जीके और करंट अफेयर से? तो विनीता जी, या जो भी आप सुन रहे हैं अभ्यर्थी, मैं सबको बता दूं, इससे पहले ये चैनल हमने अप्रैल में ही स्टार्ट किया है। आईडी तो पहले बनी हुई थी, चैनल भी पहले बना हुआ था, लेकिन हमने कभी कोई वीडियो नहीं डाली थी। फिर हमने इस साल अप्रैल से स्टार्ट किया, इसी साल अप्रैल 2022 से। उससे पहले हम ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, अभी भी हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जीके हमारा जो मेन जो टॉपिक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला तो मेन हिस्सा ही है। तो हम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट के लिए। तो ये ऑनलाइन चैनल हमने उसी को देखते हुए बनाया कि चूंकि यूपीएचईएससी में उतना डेप्थ भी नहीं होती है, तो हमने सोचा इसे यूट्यूब के माध्यम से ही पूरा करवाएं। चलिए, आपको जवाब मिल गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। गैसीय वायु प्रदूषण, उसमें आता है सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, द फॉर्मूला ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, केमिस्ट्री का है SO2। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन आप समझते होंगे, फॉसिल्स फ्यूल मतलब पेट्रोलियम, आप जानिए कोल या पेट्रोलियम, वही है जीवाश्म फ्यूल। ईंधन के जलने के परिणाम स्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक गैस है तथा मनुष्य एवं जीव जंतुओं के लिए विषैली है। इसके सूक्ष्म मात्रा मनुष्य के विभिन्न श्वसन रोगों का कारण है। श्वसन रोगों का समझिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड श्वसन रोगों। चलिए दूसरे पर पढ़ते हैं, दूसरी गैस की तरफ। यह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मैं आपको बता दूं, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है N2, द फॉर्मूला इज N2, और 21% के करीब करीब ऑक्सीजन गैस है O2, और बाकी जो बचा है ना 1% उसमें सभी गैसेस हैं। तो मेनली जो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन नाइट्रोजन N2 N एटम जो होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर केमिस्ट्री वाले तो समझ रहे होंगे, या जो साइंस बैकग्राउंड है वो भी समझ रहे होंगे। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में रिएक्ट नहीं करती किसी गैस से, क्योंकि 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी की जरूरत होती है, तो रिएक्ट नहीं कर पाती। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर बिजली कड़की तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है वहां का, तो हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती है। ठीक, वो बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं, और जो सॉइल है उसे उर्वरकता, मतलब उसके लिए एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करते हैं, मतलब धरती में नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं, और ये फसलों के लिए बहुत अच्छा है। ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल है। चलिए वापस आते हैं। वायु के प्रमुख अवयव नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है। सामान्य ताप पर ये आपस में अभिक्रिया नहीं करती, परंतु उच्च दाब पर तब बिजली चमकती है तो ये आपस में प्रतिक्रिया करती हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती हैं, जो मृदा में घुलकर उर्वरक का कार्य करते हैं, जैसे कि हमने बताया। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सांद्रता, सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट, ऐसे समझिएगा, अधिक होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं और उनकी जो प्रकाश संश्लेषण करने की, जिससे वो, ये हम पढ़ा चुके हैं वैसे, प्रकाश संश्लेषण, जिससे जो ग्रीन हरी पत्तियां हैं, ग्रीन लीव्स, वो क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं अपना। कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती हैं वायुमंडल से, सनलाइट यूज करती हैं, उससे भोजन बनाती हैं। हाँ, उनकी प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है तथा बच्चों में श्वसन रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह जीव ऊतकों के लिए विषैली गैस है। तो नाइट्रोजन में ऑक्साइड्स में से कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द फॉर्मूला इज NO2, द फॉर्मूला इज NO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। आपने सुना इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हाइड्रोकार्बन है।
स्वचालित वाहनों के ईंधन के अपूर्ण दहन से जब पूरा कंबसन नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट कंबसन होता है, तो इससे उत्पन्न होते हैं और अधिकांश हाइड्रोकार्बन, सब नहीं अधिकांश, कैंसर जनरेट करते हैं, जिसके कारण कैंसर होता है। तो ये डेंजरस है। आगे बढ़ते हैं डी पॉइंट पर। कार्बन मोनोऑक्साइड, डी पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है। यह रंगहीन गंधहीन गैस है। यह बहुत ज्यादा विषैली गैस है जो ईंधन के अपूर्ण दहन से बनती है। आप सीधे तौर पर इसे समझ लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि ये लिखा हुआ जो है वो उतना सफिशिएंट नहीं है जितनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं या केमिस्ट्री मेनली रसायन विज्ञान से हैं, केमिस्ट्री से हैं, तो आपको पता होगा, फिर भी हम यहां बताते हैं। कार्बन के इनकम्प्लीट जब ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन बर्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अब समझना, आपने शायद सुना हो कि एक कमरा बंद था, उसमें अंगीठी जलाई और जली हुई अंगीठी होती है ना, कमरा गर्म करने के लिए उसमें कोयला डाल के जला लेते हैं या लकड़ी डाल के ऐसे चूल्हा बना लिया उस तरह से, और कमरा बंद कर दिया और सुबह तक 2 लोग मरे हुए मिले, 3 लोग मरे हुए मिले। वो उस मारने के लिए जो टॉक्सिक गैस जो जिम्मेदार है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका फॉर्मूला होता है CO। तो फॉर्मूला ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO। अब सुनिएगा कैसे किया इसने ये। जब तक कमरे में ऑक्सीजन ज्यादा थी तो जब कार्बन कोयला बर्न हो रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हुई, भैया आपने भी साथ जो कमरे में थे उन्होंने भी सांस लिया और ये भी बर्न हुई, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया। कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन जब ऑक्सीडाइज होता है, मतलब जब बर्न होता है, मतलब जब जलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई भैया। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई तो अब जब सांस लेंगे, अब समझना, आपके एटमॉस्फेयर में, आपके वायुमंडल में जहां बैठे हैं उसके आसपास 300 पार्टिकल ऑक्सीजन के हैं और 1 पार्टिकल कार्बन मोनोऑक्साइड का है, तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही आपके जो फेफड़ों में जाकर हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। मींस द रिएक्टिविटी, द एफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 300 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर ब्लड में पहुंचा तो आपके ब्लड टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी और आपके ब्लड टिश्यूज ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाएगा। एक तरह से ये सोचो आपका सांस लेना आपने बंद कर दिया हो, ये मान लीजिए। तो आदमी को पता नहीं चलता, सफोकेशन भी फील नहीं होती क्योंकि सांस तो वो ले ही रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे आदमी को मार देती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो मर रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली डेंजरस गैस है। इसके लिए कोई सिग्नल नहीं बना है कि बता दे भाई यहां कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है। ये रंगहीन है, गंधहीन है, स्मेल भी नहीं है, कलर भी नहीं है। हालांकि कुछ सिग्नल्स बनाए गए हैं जिन्हें हम कोल माइंस में यूज करते हैं। कोल माइंस में कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा निकलती है। चलिए, मोनोऑक्साइड मैंने बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। तो मोनोऑक्साइड के इस तरह तो पता चल गया होगा भैया, कभी भी कमरे में बंद हो ना तो कोई चीज मत जला के बैठना, बंद मत करना। अंगीठी हो, छोटा चूल्हा हो, उसमें कोयला डाल, ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। चलिए दूसरे पर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ई पार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबशन से बनती है। इसके कुछ फायदे हैं और नुकसान भी हैं, दोनों ही चीजें हैं। इसकी जो वायुमंडल में उपस्थिति है 0.03% है। यह गैस प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। हरे मतलब जो हरी पत्तियां होती हैं इसी के CO2 नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है, तो फिर भोजन नहीं बना पाएंगी, प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा, तो उसके लिए आवश्यक है। लेकिन अगर वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है जिससे वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, सुना आपने ग्लोबल वार्मिंग, विदेशों में समिट होती रहती है, ग्लोबल वार्मिंग समिट, हम जाएंगे, इंडिया से भी गए, वहां से गए, वहां से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, मतलब तापमान, धरती का तापमान धीरे धीरे परियर वृद्धि हो रही है, कम कम की दिखती है, बच्चे हम सब इग्नोर करते हैं, ये एक बहुत खतरनाक चीज है। मतलब यह हरित ग्रह प्रभाव पैदा करती है। ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस का मतलब है ऐसी गैसेस जो सूरज की गर्मी को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, ठीक, ट्रैप कर लेती है। ये आवश्यक तो है, ऐसा नहीं कि आवश्यक नहीं है भाई। मान लो जब तक सूरज है, अगर मान लो सारी गैसेस हटा दी, ग्रीन हाउस गैस अर्थ से सब बिल्कुल जीरो कर दी,
तो जब तक सूरज निकला है तब तक गर्म पार्ट रहेगा, सूरज जाते ही फिर अर्थ इतनी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो ग्रीन हाउस गैस है तो जरूरी, लेकिन ज्यादा अमाउंट में होना बहुत ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा अमाउंट में होना, क्योंकि फिर ताप में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि से ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, पिघलने से सागर का जो लेवल है बढ़ेगा, सी ओशियन लेवल बढ़ेगा, तो अर्थ बचेगी कहां, पूरे में तो पानी आ जाएगा। तो और भी कई सारी चीजें हैं, तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी। तो ग्रीन हाउस गैस यही है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, जिन्हें क्या बुलाते हैं, ग्रीन हाउस गैस, जो सूरज की गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है और रात को हमें गर्म रखती है। इनका ज्यादा अमाउंट होना ही खतरनाक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, इसके अतिरिक्त जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो मीथेन है, जलवाष्प भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फॉर्मूला N2O है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा ओजोन है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले CO2 ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, इसे लाफिंग गैस भी बुलाते हैं, हंसने वाली, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तथा ओजोन है। इसके अलावा समझना, क्योटो सम्मेलन में सल्फर हेक्साफ्लोराइड की प्रमुख हरित गैस के रूप में भी पहचान की गई है कि ये भी भैया SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और उसके साथ ही ट्राइफ्लोरो मिथाइल सल्फर पेंटाफ्लोराइड SF5CF3 नामक एक और हरित गैस की वायुमंडल में उपस्थिति का पता चला है। चलिए, ये तो थे गैसेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं कणकीय। आप किस पे बढ़ते हैं, कणकीय प्रदूषण। ठीक, अभी गैसेस प्रदूषक चले थे, शोभ मंडल हम पढ़ रहे थे। कणकीय की बारी आती है, मतलब ठोस पदार्थ जो वायुमंडल में होते हैं। कणकीय पदार्थ वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कण है अथवा द्रव्य बूंदें होती हैं। यह मोटर वाहनों से उत्सर्जन, अग्नि के धुएं, धूल कण तथा उद्योग की राख है। जैसे आपने मकान बनाया, रेत यूज करा, उड़ा दिया, तो वो है। वायुमंडल में कणिकाएं जीवित तथा अजीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जीवित कणिकाओं में जीवाणु भी हो सकते हैं, कवक, फफूंद, शैवाल आदि होते हैं। हवा में पाए जाने वाले कुछ कवक मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ये पौधों के रोगों को भी उत्पन्न कर सकते हैं। आप समझिएगा, जो लिखा होता है ना, इतने पिकोमीटर, पीएम लिखते हैं, पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12, 2.5 पिकोमीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये सुना होगा आपने। तो ये पॉल्यूशन की पहचान है। पॉल्यूशन में हम जब पहचान करते हैं तो सूक्ष्म कणों की पहचान करते हैं, हम उसी के हिसाब से लगाते हैं कि है या नहीं। मेनली जो शहरी प्रदूषण करना है, सर्दियों में जो आपको देखने को मिलता है वो है स्मॉग, धूम कोहरा, SMOG। क्या है, SMOG? There's a mixture of, there's a combination word of fog, कोहरा आप जानते हैं, एंड स्मोक, धुआं आप जानते हैं। दोनों को कंबाइन करके बना स्मॉग। आपने सुना होगा दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, वो स्मॉग, द रीजन इज स्मॉग। उसमें स्मॉल पार्टिकल होते हैं स्मोक के, और धरती पर नहीं आते तब तक बारिश ना हो। तो ये जो खतरनाक है वो तो गैसेस भी हैं, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं समतापीय मंडल। जब हम बात करते हैं समतापीय मंडल प्रदूषण की, तो उसमें एक ही चीज आती है, कितनी ऊंचाई पर ओजोन लेयर है। पृथ्वी के चारों ओर बनी हुई ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेज को, मतलब पराबैंगनी किरणों को, सूरज से निकली हुई पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, अल्ट्रावायलेट। अगर ये ना रोके तो वो धरती पर आएंगे, और धरती पर अगर स्किन पर पड़ेंगी तो कैंसर जनरेट करती है। इसलिए उनका रोका जाना आवश्यक है, और ओजोन लेयर ये काम करती है। लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, क्षय हो रहा है ओजोन लेयर का, और उसका कारण है आपके एसी और ये रेफ्रिजरेटर। मुख्य कारण यही है। एसी का यूज तो बहुत बढ़ गया है पिछले कुछ ही सालों में। चलिए पढ़ते हैं इसे। ऊपरी समतापीय मंडल में ओजोन की प्रचुर मात्रा होती है, जो सूरज के से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है। ये विकिरण त्वचा कैंसर के कारण होते हैं। इसका अर्थ है कि ओजोन कवच को बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। आप समझ गए होंगे, यही बात हम भी कर रहे थे। ओजोन परत हमारे लिए अति आवश्यक है, लेकिन इसके क्षय का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का उत्सर्जन, जिन्हें फ्रेओन्स भी कहा जाता है। CFC शॉर्ट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या बुलाते हैं, फ्लोरो F कार्बन C, CFC बुलाते हैं। का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा प्लास्टिक फोम के निर्माण तथा कंप्यूटर उद्योग में होता है। यह CFC समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। समताप मंडल में यह शक्तिशाली विकिरण द्वारा विघटित होकर क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाते हैं, जिससे ओजोन परत में क्षय होता है। मतलब ओजोन परत डिप्लीट होती है, खत्म हो रही है। आपने सुना होगा ओजोन होल। तो ओजोन परत में
होल हो गया है, जिसके जहां पर होल है वहां नीचे अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी और जिसके ऊपर पड़ेंगी उसे कैंसर जनरेट करेंगे। तो ओजोन को बचाए रखना जरूरी है, इसलिए एसी अगर है, अगर नीड नहीं है तो एसी ना लगवाएं, और अगर लगवा लिया है तो सीमित यूज करें जितनी जरूरत हो। थोड़ी गर्मी सहनशीलता भी जरूरी है, हर वक्त एसी में बैठे रहना भी उचित नहीं है, ये हमारी तरफ से सलाह है। तो यही था आज के में वायुमंडलीय प्रदूषण। अगली बार हम पढ़ेंगे अगला वाला जल प्रदूषण। तो ऐसे हम पढ़ते जाएंगे, जब क्षरण खत्म हो जाएगा तो फिर उपाय की बात करेंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए गए हैं, क्योंकि हर साल कोई ना कोई समिट होती रहती है, तो उन सब के बारे में भी बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही था। यूपीएससी अपडेट और जीके पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।